जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई स्टडी मटेरियल होता है तो वह होता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो आप सीटेट में क्वेश्चन दिए होते हैं वह लैंग्वेज के बेस पे होते हैं। जिस बालक की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है वह सीटेट में उतना ज़्यादा स्कोर ला पाता है। तो सीटेट में आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते समय आप सिर्फ रटिए नहीं कि आप सिर्फ रट लें क्वेश्चन आप फंस जाएगा, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछ रहा है। बालक सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज होते हैं क्वेश्चन को ही लेकर होते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, 4 ऑप्शन दिए उन्हें लगेगा 4 ऑप्शन थे चारों सही लग रहे हैं, हम कौन सा ऑप्शन लगाएं। दोस्तों उसके लिए आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा सही रहे वही ऑप्शन आपको टिक करना है। तो आज हम सब आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन जितने भी ऑप्शन आपको मिलेंगे हम आपको उसमें यही बताने का प्रयास करेंगे कि यह ऑप्शन क्यों गलत है और अगला ऑप्शन क्यों सही है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। आज जो पेपर हमसे सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 23 जनवरी 2023 में जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन यह पेपर आपका पूछा गया था। इसमें हम सब सीडीपी को आज कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेके 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं सभी क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सीडीपी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सीडीपी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से, और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र से। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है, कथन कारक से। सबसे पहले हम सब कथन को समझते हैं। कथन ए है, ज़्यादातर बच्चों के दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, परंतु किसी 5 या 7 वर्ष के बच्चों के दांत टूटे को असामान्य नहीं देखा जाता। जो तर्क इसमें आर दिया गया है, हालांकि वृद्धि व शारीरिक विकास का क्रम सार्वभौमिक है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार काफ़ी प्रयास होता है। जो ऑप्शन इसमें दिए गए हम सब ऑप्शन पे देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए का। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है दोस्तों वह व्याख्या भी कर रहा है किसका, ए का सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, करें किसी सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है। दोस्तों इसमें आपको बताना किस सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से ही होता है। तो पहला जो ऑप्शन है शीर्षगामी विकास का सिद्धांत। सेकंड ऑप्शन है समीप दूरभिमुखी विकास का सिद्धांत। अगला ऑप्शन जो है, जो थर्ड ऑप्शन है, कह रहे हैं एक रूपता का सिद्धांत, या फिर लास्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत जो है वही सही है। जो बालक का विकास होता है दोस्तों, हर बालक का विकास अलग अलग तरीके से होता है। किसी बालक की सोचने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, किसी बालक की सोचने की क्षमता बहुत मंद होती है, किसी का शारीरिक विकास बहुत हो जाता है, किसी का शारीरिक विकास नहीं होता। तो इसको आप जानते रहिए जो बालक का विकास होता है, परिवेश भले एक ही परिवेश में रहे लेकिन उनका विकास जो होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है। दोस्तों इसमें करें सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है। परिवार, मीडिया, स्कूल, समकक्षे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो द्वितीयक संस्थाएं होती हैं और प्राथमिक संस्थाएं होती हैं, तो किसमें आप प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत किनको रखेंगे और किनको आप द्वितीयक संस्था के अंतर्गत रखेंगे। जैसे आपका विद्यालय हो गया, विद्यालय कैसी संस्था है, ये द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आता है। परिवार हो गया, पड़ोसी हो गए, ये सब आपके प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। इसमें कह रहे हैं सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है, तो ये परिवार दोस्तों यह प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आता है। मीडिया, समकक्षी, स्कूल, यह सब जो होते हैं दोस्तों ये द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आते हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी भी प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं किस चरण में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रतिज्ञाप्तिक चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लास्ट है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बात करें दोस्तों वह कह रहे हैं कि किस तरह बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क करते हैं दोस्तों, तर्क करने की बात करें, चिंतन करने की बात करें तो यह अवस्था कौन सी अवस्था होती है? डी अवस्था होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक सूत्र बनाने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, यह सारी प्रक्रियाएं देखी जाती हैं। अगर इस अवस्था की बात किया जाए तो यह अवस्था आपका 11+ या फिर 11 से 15 तक यह अवस्था मानी जाती है। संवेदी चालक अवस्था दोस्तों 0 से लेके 2 वर्ष तक माना जाता है, यह 2 से लेके 6 वर्ष तक माना जाता है, यह जो दोस्तों 7 से 11 माना जाता है, और यह 11 से 15 या फिर आप 11+ भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? किसके अनुसार आपको बताना है? पियाजे के अनुसार बताना है कि जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का सही क्रम कौन सा है। अभी हमने आपको अवस्था बताई थी, उसी को आपको सीक्वेंस लगाना है। सबसे पहले हम सब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी अवस्था दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी अनुभव, प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक और सहज विचार। सेकंड है संवेदी अनुभव। दोस्तों आप हिंदी पढ़ के कन्फ्यूज हो सकते हैं, आप इंग्लिश को भी ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश सब में सेम ही रहता है। संवेदी अनुभव, प्रतीकात्मक और सहज विचार, परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन। तो लेकिन समस्या यह हो जाती है जो बालक का इंग्लिश नहीं जानते हैं तो उनके लिए समझना पड़ेगा कि जैसे इसमें कह रहा है संवेदी अनुभव। संवेदी अनुभव कब से होता है दोस्तों? 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। संवेदी गामा का अवस्था कहिए या फिर संवेदी अनुभव कहिए, वह आपका सेम ही होता है। अगला जो ऑप्शन है प्रतीकात्मक और सहज विचार, परिकल्पना चिंतन, संवेदी अनुभव, परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं। यहाँ पे परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पना चिंतन, प्रतीकात्मक और सहज विचार, संवेदी अनुभव। दोस्तों यहाँ पे देखिए संवेदी अनुभव की बात है लास्ट में कर रहे हैं, क्या संवेदी अनुभव लास्ट में होगा? तो लास्ट में नहीं होगा, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सी और डी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन पर हम देखते हैं। अगला जो ऑप्शन है बी की बात करें तो संवेदी अनुभव, प्रतीकात्मक और सहज विचार, परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं और परिकल्पना। दोस्तों ये सही होगा। इसमें देखिए यह फर्स्ट में कह रहे हैं प्रतीकात्मक और सहज विचार लास्ट में दिए, यह गलत होगा। परिकल्पना चिंतन की बात करें, तर्क की बात करें तो खुद से सोच के सूत्र बना लेना, यह सब क्या कहलाता है? यह कहलाता है परिकल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस प्रकार से आप छाट सकते हैं सही ऑप्शन को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार करें कि फर्स्ट ऑप्शन है द्वितीय स्तर के अनुबंधन, यहाँ से दोस्तों को द्वितीय स्तर के अनुबंधन करने चाहिए। सेकंड ऑप्शन है को हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। को थर्ड जो है दोस्तों को सक्रिय अन्वेषण के मौका मुहैया कराना चाहिए। ये फिर लास्ट है करें को बारंबार वेधन व अभ्यास करने के लिए कार्य लेना चाहिए। देखिए दोस्तों 2-3 चीज़ आप ध्यान दीजिए। वेधन की बात करें, बार बार दोहराव की बात करें, रटने की बात करें, केवल की बात करें, यह सब आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। ऐसे पॉइंट आपको जब दिखे आप उस विकल्प को तुरंत काट दीजिए। पुरस्कार की बात करें हर कार्य के लिए पुरस्कार देना, यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो जैसे सेकंड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। द्वितीय स्तर अनुबंधन करना चाहिए तो यह भी गलत होगा। राइट आंसर इसमें अन्वेषण की बात करें, खोजबीन की बात करें। बालक जब खोजबीन के जरिए सीखता है तो वह सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा सीखता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करिए नैतिक विकास के कोहलर वर्ग के किस स्तर के अनुसार नियमों का पालन या अवज्ञा उनके अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होती है दोस्तों? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व संचालन स्तर, सेकंड ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर, थर्ड ऑप्शन है पारंपरिक स्तर, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों उत्तर पारंपरिक स्तर।
तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा दोस्तों, पूर्व पारंपरिक स्तर। जो कोहलरबर्ग का सिद्धांत था दोस्तों, इन्होंने टोटल तीन चरण बताए थे और हर चरण के दो दो उपचरण थे। तो टोटल इसके 6 उपचरण थे और 3 इसके चरण थे कोहलरबर्ग के। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों खाली जगह हैं के माध्यम से सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है के साथ सामाजिक संपर्क, सेकंड ऑप्शन है के साथ प्रतियोगिता, थर्ड ऑप्शन है से शारीरिक रूप से लड़ाई, फिर लास्ट ऑप्शन है का मजाक उड़ाना। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा के साथ सामाजिक संपर्क। दोस्तों सामाजिक की बात करें, संस्कृत की बात करें तो यह सब ज़्यादा से ज़्यादा 80% चांस होता है दोस्तों, ये आपके वाइगोत्स्की से ही संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार फाड़ के क्या मायने हैं दोस्तों। यह फाड़ ऐसा शब्द है दोस्तों, आपके सीटेट एग्जाम में 100% है, यह फाड़ आना ही आना है। इससे संबंधित आपको एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, इसलिए हम सबसे पहले आपको फाड़ बता देते हैं। फाड़ होता क्या है। फाड़ ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा है, कुछ बताना चाह रहा है, खड़ा हुआ बताना चाह रहा है, थोड़ा बहुत बताया, सही बताया, थोड़ा बहुत बच रहा है, नहीं बता पा रहा है, आप उसे थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो वह सही आंसर पे पहुंच जाएगा, यही फाड़ कहलाता है। जब बालक उसका जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा बच रहा है, थोड़ा नहीं पहुँच पा रहा है, या फिर भूल गया, जो बताना चाह रहा है सही आंसर भूल गया है, आप उसे थोड़ा सा हिंट दे देंगे जो वो अपने आंसर पे पहुँच जाएगा, तो यही कहलाता है फाड़ देना। तो कह रहे हैं सिद्धांतों के अनुसार फाड़ के क्या मायने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वयस्कों को कार्य करने की जटिलता को कम करने, उन्हें बेहद सरल बनाना। तो यह तो होगा नहीं दोस्तों। सेकंड है वयस्कों की मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना। अगला है वयस्कों का बच्चों को किसी प्रकार की मदद ना देना। दोस्तों ये तो मदद ना देना तो गलत ही होगा। अगला कुछ ऑप्शन है वयस्कों का बच्चों को विभिन्न प्रकार के इनाम देना। तो दोस्तों इनाम भी देना नहीं, आप जितना भी कार्य करें हर कार्य के लिए इनाम नहीं देना चाहिए, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये जटिलता की बात करें तो बचा ऑप्शन है क्या, आपका एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। तो वयस्कों को मदद के प्रकार व मात्रा में बदलाव लाना। दोस्तों आपको इस प्रकार से मदद करना चाहिए, ऐसा नहीं आप सारे आंसर उसके ब्लैक बोर्ड पे छाप दीजिए या भी बता दीजिए, नहीं, वह कुछ बता रहा है नहीं बता पा रहे, थोड़ा सा आप हेल्प कर दीजिए बस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में, फर्स्ट ऑप्शन है सीखने सिखाने के मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं केवल साल के अंत में की ली जाती हैं। दोस्तों अब किस कैसी क्लास की बात करें, प्रगतिशील कक्षा की बात करें तो क्या प्रगतिशील कक्षा में सिर्फ आप साल के अंत में परीक्षा ले रहे हैं। अगर जैसे आपने एक साल पूरा मन लगा के पढ़ाया, आपने साल के अंत में एग्ज़ाम ले लिया, आपको पता चला कुछ बच्चे हिंदी ही नहीं लिख पा रहे हैं, तो क्या यह प्रक्रिया सही है कि आप साल के अंत में परीक्षा लें। नहीं दोस्तों, आप उनका सतत मूल्यांकन करते रहिए, बीच बीच में मूल्यांकन कर लीजिए, हाँ बच्चा पढ़ पा रहा है कि नहीं, जितना हम पढ़ा रहे हैं पढ़ पा रहा है कि नहीं, यह सब दोस्तों बीच बीच में सतत मूल्यांकन के जरिए करना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ये होगा नहीं दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा की बात करें हम। सेकंड ऑप्शन है बच्चों का सम्मान किया जाता है और शिक्षकों को हर बच्चों की क्षमता में विश्वास होता है। अगले ऑप्शन हम देख लेते हैं एक रुगी वह मानकीकृत पाठचर्या का पालन किया जाता है। दोस्तों मानकीकृत की अगर बात किया जाए, कहीं भी किसी भी ऑप्शन में मानकीकृत की बात करें और क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछे, ऐसा नहीं पूछ ले कि क्या नहीं होगा, तो मानकीकृत तो गलत हो जाएगा। फिर पॉजिटिव में पूछे तो मानकीकृत ऑप्शन हर समय आपका गलत होता है, कि ऑप्शन सी हो गया, मानकीकृत हो ही नहीं सकता। लास्ट है शिक्षा शास्त्र अलचीला व शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत ही होगा दोस्तों। शिक्षक केंद्रित किसी भी ऑप्शन में आपको शिक्षक केंद्रित विकल्प मिल जाए, उस विकल्प को आप तुरंत काट दीजिएगा। बाल केंद्रित जो भी आपके पास ऑप्शन रहे, बाल केंद्रित वह ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षक केंद्रित लचीलापन यह सब गलत ऑप्शन है, निगेटिव पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों का सम्मान किया जाता है और शिक्षकों को हर बच्चों की क्षमता में विश्वास होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है। आप बुद्धि को जरूर याद करिएगा, बुद्धि से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, और भी मिल सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स है, मिलेगा ही। कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूपों से, जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों
और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता होती है दोस्तों। अब इसी नाम से स्पष्ट हो रहा है। प्राकृतिक की बात करें तो पौधों की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें जो दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि, सेकंड ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है संगीतमय बुद्धि, लास्ट ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो जैसे कि इसमें प्राकृतिक की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि। तो प्राकृतिक बुद्धि वाले समझ लीजिए। इसके बाद भाषाई बुद्धि आता है दोस्तों। भाषाई बुद्धि जैसे जिसकी भाषा अच्छी हो, जैसे कोई राजनेता हो गया या फिर एंकर हो गए, कवि हो गए, इनकी सबकी भाषा अच्छी होती है, इनको हम कहते हैं भाषाई बुद्धि इनकी बेटर है। प्राकृतिक बुद्धि जैसे जो किसान उसान होते हैं, जो लोग प्राकृतिक से प्यार करें, नेचर से प्यार करें, वह प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। संगीतमय बुद्धि जैसे गायक हो गए, ये सब आपके संगीतमय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसको बुद्धि में एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जो बुद्धि क्या प्रकार है, इसे दिया किसने था? इसे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। मुख्यतः यह 8 प्रकार की बुद्धि मानी जाती है। मुख्यतः प्रकार तो और होता है, लेकिन जो सबसे मान्य हो, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यही 8 प्रकार की बुद्धि पूछा जाता है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो प्रकार तो और होता है, लेकिन मुख्यतः 8 प्रकार की होती है। जी दिया किसी ने था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यह वाक्यों स्त्रियों पुरुषों व दूसरे जेंडर की भूमिका समाज तय करता है, जेंडर की संरचना के बारे में क्या दर्शाती है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर एक आनुवांशिक संरचना है, सेकंड ऑप्शन है जेंडर एक भौतिक संरचना है, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों जेंडर एक सामाजिक संरचना है, फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों जेंडर वंशानुगत गुण है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जिसे हम सब जो अवधारणाएं बनाते हैं, एक समाज की अवधारणा है। जिसे हम सब कहते हैं कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया है कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, लिखा गया है तो ऐसा नहीं है। ये एक समाज ने बना दिया। समाज बोलते हुए चले आ रहे हैं नहीं लड़कियां कमज़ोर होती हैं, कमज़ोर होती हैं, ऐसा नहीं है। लड़के भी होते हैं जो मैथ नहीं लगा पाते, मैथ में कमज़ोर होते हैं। तो फिर इसलिए दोस्तों यह सामाजिक संरचना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है। पहला स्टेट कथन ए है दोस्तों, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन तरीकों के इस्तेमाल व कार्यान्वित करने पर बल देना चाहिए। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? मानकीकृत की बात कर रहे हैं। तो हमने बताया कि मानकीकृत की जहाँ भी बात करें तो ऑप्शन आपका गलत ही होगा। तो आप यहाँ पे तुरंत लगा दीजिए मानकीकृत की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। सेकंड करें स्कूलों को बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार के बजाय उन्हें हटाने का प्रयास करना चाहिए। क्या ऐसा है दोस्तों? अगर आपके क्लास में कोई अदर स्टेट से बच्चा आ जाए, अदर संस्कृति से बच्चा आ जाए, तो आप उसे हटा देंगे, उसे पढ़ाएंगे नहीं? तो यह भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो इसमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस ऑप्शन में आपका दोनों गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो दोनों गलत आपका लास्ट में ये है, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों? मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए। इसमें नहीं पूछा गया क्यों नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्ची क्या कर सकती है क्या नहीं। तो मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो जैसे इस क्वेश्चन पढ़ने से सिद्ध हो जा रहा है दोस्तों, समझ में आ जा रहा है कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा अंतर करने के लिए नहीं करना चाहिए। आप एक दूसरे बालक के अंतर करें, प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए। भावना पैदा करने के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। आप मूल्यांकन करिए यह समझने के लिए कि बालक किस विषय में कमज़ोर है, हमको बालक को कैसे पढ़ाना चाहिए, हम जो पढ़ा पा रहे हैं सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, हम जो लिखा पा रहे हैं लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, जो हम पढ़ाते हैं समझ लेता है कि नहीं समझ लेता है। इसलिए हमको मूल्यांकन करना चाहिए। इसलिए नहीं मूल्यांकन करना चाहिए कि दोनों में समझ लें, अंतर दिखा दें, हाँ वो बच्चा तेज़ है वो बच्चा स्लो है। दोनों में प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को। दोस्तों इसमें जो बात करें छात्र को उनके सीखने
रचनात्मक प्रक्रिया प्राप्त करने और अपने स्व के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है केवल, इसमें देखिए केवल की बात करें, केवल शैक्षिक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। आप यह शब्द भी ध्यान दीजिए, केवल शब्द। केवल शब्द आपका जो भी ऑप्शन में मिल जाए वो ऑप्शन आपका 100% है, गलत ही होगा। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो अगर ऐसा पूछ ले कि क्या नहीं हो सकता तो फिर केवल आपका रहेगा तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा है, गलत यही होगा तो फिर हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। इसमें पॉजिटिव पूछा है तो केवल है, केवल ऑप्शन गलत ही होगा, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड है लास्ट है दोस्तों केवल पेपर पेंसिल, यहाँ पे भी केवल आपको मिल गया, केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन को ऑप्शन पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत पढ़ेंगे समझ जाएंगे। अब ऑप्शन बचा कौन है? 2 ऑप्शन बचा है, योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, फिर रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट हर समय राइट होगा। रचनात्मक कार्य कराना चाहिए बालक को, रचनात्मक तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे खेल खेल में बालक को पढ़ाएं, इस प्रकार से उन्हें मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उन्हें सिर्फ मार के या फिर डांट के पढ़ाना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ पेपर पेन से आप एग्जाम दो उसे हम मूल्यांकन करें, ऐसा नहीं। रचनात्मक कार्य कराइए उनसे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। रचनात्मक कार्य जो होता है, रचनात्मक मूल्यांकन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें कह रहे समावेशी स्कूल की स्थापना में खाली जगह शामिल है। दोस्तों समावेशी स्कूल की स्थापना में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है बहिष्करण पर सवाल उठाना, सेकंड ऑप्शन है नामीकरण को अपनाना, थर्ड ऑप्शन है पृथक्करण की पुष्टिकरण, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोषारोपण का प्रोत्साहन। तो दोस्तों इसमें समावेशी की बात करें तो समावेशी में क्या स्थापना में शामिल है? तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, बहिष्करण पर सवाल उठाना। दोस्तों यही आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे नामीकरण हो गया, पृथक्करण हो गया, दोषारोपण को प्रोत्साहन देना, तो प्रोत्साहन देना, आप जो गलत होगा उसे प्रोत्साहन देंगे, तो ऑप्शन डी होगा नहीं। पृथक्करण की बात करें, अलगाव की बात करें, ये ऑप्शन होगा नहीं। नामीकरण करना दोस्तों यह भी आपका नहीं होगा। तो बचा कौन? बहिष्करण पर सवाल उठाना। अगर किसी चीज़ का बहिष्करण हो रहा है, किसी बालक को मान लीजिए कि कोई टीचर इग्नोर कर रहा है, उस पर सवाल उठाना दोस्तों समावेशी स्कूल की स्थापना में शामिल है। दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है इन बच्चों पर दया करनी चाहिए और हमें उनके प्रति सहानुभूति रवैया अपनाना चाहिए। दोस्तों अब देखिए दोस्तों इसमें किस चीज़ की बात करें, इसमें करें कि दया मतलब रहम दिखा रहे हैं बालक के ऊपर, तो ऐसा विकल्प आप कभी नहीं चॉइस करना हो जिसमें रहम दिखाना होगा कि बालक ऊपर आप रहम दिखा रहे हैं, चलिए बच्चा गरीब है हम उसे थोड़ा सा उठा कर दे, ऐसा चीज़ नहीं, आपको इस ऐसे ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है, दया करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत होगा। अगला जो ऑप्शन है प्रत्येक बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति और धार्मिक संदर्भ कुछ भी हो। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन ये पढ़ने के बाद आप तुरंत समझ गए होंगे, ऐसा ऑप्शन आपका हर समय राइट होगा जिसमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलने की बात करें, चाहे वो जिसी भी धर्म विशेष से हो उसे पढ़ना। आप जिसे कोई बच्चा बहुत तेज है, कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप उसे दूसरी क्लास में नहीं करना है, सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है, तो यह समावेशी कक्षा की बात करता है। थर्ड है ऐसे बच्चों में सीखने की क्षमता नहीं होती है, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन पे हम देखते हैं, कह रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन ये बच्चे बेवकूफ़ हैं और इन्हें दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने नहीं देना चाहिए, तो ऐसा आपको करना ही नहीं दोस्तों। अब ऑप्शन बचा विकल्प ए आपका एक ही जो कि पॉजिटिव है, बाकी सभी विकल्प आपके गलत हैं, तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। बी में क्या कह रहे थे? बी इस करेक्ट आंसर, जिसमें बात कर रहे थे कि प्रत्येक बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भ कुछ भी हो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चे को कई शब्दों को आपस में अंतर करने में कठिनाई आती है। दोस्तों नमन और मनन, कलम और कतल, यह किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? दोस्तों
एक बालक है वह शब्दों को अंतर नहीं कर पा रहा, जैसे नमन को मनन पढ़ दे रहा है, कलम को कतल पढ़ दे रहा है, इसका लक्षण क्या होगा? यह कुछ विकार दिए गए हैं, डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिस्फेजिया है, डिसलेक्सिया है। यह सबसे पहले आप इन सबको यह जान लीजिए, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक विकार होता है। तो यह एक विकार है, इसमें जो कि शब्दों में समस्या हो रही है, तो जाहिर सी बात है यह अगर शब्द में समस्या हो रही है, बोलने में समस्या हो रही है ना, नमन में मनन पढ़ कलम, तो पठन में जाहिर सी बात है, जैसे पढ़ने की बात करें तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पठन कौशल किससे संबंधित है? पठन कौशल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे कम सुनाई देता है कि ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? कुछ कथन दिए गए हैं। शिक्षिका के पास बैठने की अनुमति देना। सेकंड कथन है परिवेश की पृष्ठभूमि के शोर को कम कहना। थर्ड कथन है व्याख्यान प्रणाली का उपयोग। या फिर लास्ट है विज्ञप्ति पत्र देना जिसमें आलेखी आयोजक और संकलनात्मक चित्रण हो। तो ऑप्शन जो इसमें है फर्स्ट ऑप्शन है, पहला दूसरा चौथा सही है। थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। थर्ड ऑप्शन है पहला दूसरा सही, फिर लास्ट ऑप्शन पहला तीसरा सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो बात करें कम सुनाई देता है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना, एक मिनट आपको हम विकल्प दिखा देते हैं। जो आप क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है उसे पढ़ेंगे खुद ही समझ जाएंगे। निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्री प्रणाली प्रावधान का एक विद्यार्थी जिसे कम सुनाई देता है? तो कम सुनाई देता है। अब आपके जो कथन दिए गए जिसमें सुनने की बात की गई, तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। उपयुक्त समायोजन करेंगे, कैसे करेंगे? कह रहे व्याख्यान प्रणाली के हिसाब से। क्या जो बच्चा नहीं सुन पा रहा है उसके लिए आप सिर्फ भाषण देंगे? अब ऑप्शन आपका तीसरा जिसमें होगा वो ऑप्शन गलत होगा। अब तीसरा ऑप्शन किस में है? तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा बी में और डी में। कहने का तात्पर्य है कि यह दो विकल्प आपके होंगे नहीं। आपके पास कितने विकल्प बचे? दो विकल्प बचे। आप इस प्रकार से विकल्प को, जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे जो गलत रहे पहले उन्हीं को हटा दीजिए, तो विकल्प आपके पास कम हो जाएंगे। अब आपको दो विकल्प में छांटना है। पहला दूसरा करें, शिक्षक के पास बैठने की अनुमति देना चाहिए, सही है। सेकंड है दोस्तों परिवेश की पृष्ठभूमि को शोर को कम करना चाहिए, ये भी सही है। जो थर्ड होगा ना, चौथा विज्ञप्ति देना चाहिए जिसमें आलेखी आयोजक हो, तो यह भी आपका सही है दोस्तों। तो ऑप्शन डी फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, लगाने का नहीं। तो आप सिर्फ रट लीजिए, रटने से नहीं होगा। आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए, आप एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में रचनात्मकता को किसके द्वारा बढ़ावा दे सकती है? दोस्तों इसमें रचनात्मकता की बात करें, किसके द्वारा बढ़ावा देगी? शिक्षिका है। फर्स्ट ऑप्शन है कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना। सेकंड ऑप्शन है केवल सूचना को पुनरुत्पादन को बढ़ावा देकर। थर्ड ऑप्शन है बार बार अभ्यास और वेधन से। या फिर लास्ट ऑप्शन है यह सुनिश्चित करके कि शिक्षक का बच्चों के शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण है। तो इसमें राइट आंसर देखिए दोस्तों, पहले आप यह समझ लीजिए कि कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। इसमें बच्चों पर पूर्ण नियंत्रण की बात करें, शिक्षक का बच्चों पर अधिकार हो गया, नहीं दोस्तों। ऑप्शन डी इज नहीं, गलत होगा। एक चीज़ आप समझिए, जो आपका सीटेट एग्जाम होता है इसमें बालक सर्वे सर्वा होता है, टीचर इसमें कुछ नहीं होता। टीचर की गलती हो सकती है, सबकी गलती हो सकती है, लेकिन एक पर्सन है जिसका कभी नहीं गलती होता, वह बालक है। बालक कितना भी गलती करेगा वो दोषी आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है। दूसरा है बार बार ड्रिल की बात कर रहे हैं, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा दो ऑप्शन। इसमें केवल की बात कर रहे हैं, कौन सी बात करें? केवल की। केवल के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, केवल ऑप्शन में जिसमें रहेगा वो आपका गलत होगा। बचा कौन? फर्स्ट ही बचा, फर्स्ट ही आपका सही होगा। कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन ए सही आंसर। आप अगर और भी प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए तो उसमें आप देखिए कौन कौन से ऑप्शन जो आ रहे हैं हर समय गलत हो रहे हैं। जैसे केवल आ जाता है, केवल आपका कोई भी ऑप्शन रहेगा वो हर समय गलत रहेगा। आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हैं इसको। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
यहाँ पे कह रहे हैं शिक्षक को खाली जगह प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय, फिर खाली जगह के कह रहे शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए किसके बजाय। सबसे पहला ऑप्शन है आंतरिक अफ्रीड़ा को बाहरी अफ्रीड़ा। सेकंड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा को सहयोग को। थर्ड है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य को या फिर महारत उन्मुख लक्ष्य को। लास्ट है विफलता स्वीकार लक्ष्य को या फिर विफलता परिहार लक्ष्य। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जिसमें आपका कौन सा प्रतिस्पर्धा मिले, ऑप्शन गलत होगा, बी गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दोस्तों उन्मुख लक्ष्य महारत प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य को महारत उन्मुख लक्ष्य हो तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है फर्स्ट पहले देखिए आंतरिक अफ्रीड़ा को बाहरी अफ्रीड़ा, तो दोस्तों यह आपका सही होगा आंतरिक अफ्रीड़ा। शिक्षक को आंतरिक अफ्रीड़ा को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय बाहरी अफ्रीड़ा को। जिससे आंतरिक और बाहरी अफ्रीड़ा में अंतर आप ये समझ लीजिए। बाहरी अफ्रीड़ा वह होता है जैसे बालक कोई स्कूल नहीं जा रहा है, उसका डैडी बोलें पिताजी बोलें बेटा स्कूल जा, हम तुमको 5 रुपये देते हैं। बालक स्कूल गया, फिर कल बालक जाओ 5 रुपये हम देते हैं। यह जो होता है दोस्तों ये बाहरी अफ्रीड़ा होता है। एक दिन बालक ऐसा आ जाएगा बालक पढ़ने नहीं जाएगा, बालक सिर्फ उस पैसे के लिए पढ़ने जाएगा। यह कैसा अफ्रीड़ा होगा, यह आपका बाहरी अफ्रीड़ा कहा जाता है। आंतरिक अफ्रीड़ा की बात करें, जैसे किसी बालक का एग्ज़ाम है, सुबह एग्ज़ाम है, वह रात में 12-1-2 बजे तक बैठ के पढ़े, उसे कोई ना कहे, तो ये क्या कहलाता है, ये आंतरिक अफ्रीड़ा कहलाता है। जैसे अभी आपका एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, अब आप आंतरिक अंदर से प्रेरित हैं, आपको कोई तो फोर्स नहीं किया ना, नहीं तुम पढ़ना होगा पढ़ो, हम तुमको पैसा देंगे, ऐसा नहीं है। आप इसके लिए आंतरिक अंदर से प्रेरणा है कि आपको पढ़ना है और पास होना है। तो यह दोस्तों आपका क्या कहलाता है, आंतरिक अफ्रीड़ा कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है दोस्तों? कौन सी भावना जो सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डाले? फर्स्ट है ऊब है, सेकंड है आनंद है, थर्ड है दोस्तों खुशी, लास्ट है गर्व। और ऐसी कौन सी भावना है दोस्तों जो सीखने में बाधक डालेगी? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आनंद हो गया, खुशी हो गया, गर्व, ये सब पॉजिटिव हैं। जो ऊब है तो ऊब है, यह दोस्तों सीखने में बाधा डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मानते हैं कि क्षमता स्थिर व अस्थायी है। सेकंड है मानते हैं कि क्षमता वृद्धिशील है, उसे प्रयास से बेहतर किया जा सकता है। थर्ड है महारत उन्मुख विद्यार्थी होते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है सीखने उन्मुख लक्ष्य तय करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसमें बात करें विद्यार्थी जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं, वो मानते हैं कि क्षमता स्थिर व अस्थायी है, इसलिए असहायता को वह दर्शाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह से सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यह इस पर निर्भर करता है। कह रहे हैं जैसे बालक है, कोई कैसे सीखता है, वह कैसे किन परिस्थितियों पर लागू करता है, यह किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट है वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर। सेकंड है दोस्तों शिक्षक याद करने के कितने अवसर प्रदान करता है। थर्ड है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उसे किस तरह की सजा दी जाती है। लास्ट है कार्यों को पूरा करने के लिए उसे किस विभिन्न प्रकार के भौतिकवादी पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ए सही होगा दोस्तों। इसमें जो बात कर रहे हैं वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतर्क्रिया को अवसर देना दोस्तों, यही आपका क्या कहलाता है, जैसे अवसर देना क्या होता है, आपका फालतू वर्ड होता है। जिस ऑप्शन में आपको अन्वेषण मिल जाए, अवसर मिल जाए, वह ऑप्शन आपके सही होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे अपनी सोच के बारे में सोच पाना खाली जगह कहलाता है और एक खाली जगह कौशल है दोस्तों। पहला है अनुकूलन निम्न स्तरीय, सेकंड है दोस्तों अनुकूलन उच्च स्तरीय, थर्ड है अधिसंज्ञान निम्न स्तरीय, लास्ट है दोस्तों अधिसंज्ञान उच्च स्तरीय। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। अपनी सोच के बारे में सोच पाना अधिसंज्ञान कहलाता है और एक उच्च स्तरीय कौशल है दोस्तों। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा में सीखने को कैसे सुसाधित कर सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है, कैसी क्लास है दोस्तों? रचनावादी कक्षा है। बच्चों को बारंबार वेधन व अभ्यास करने को कहकर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक शब्द मिल गया तुरंत कि वेधन करने की बात कर रहे हैं, बारंबार की बार बार याद करने की बात करें, तो यह ऑप्शन आपका गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा ही नहीं, इसमें नहीं पूछा नहीं गया है, इसमें पॉजिटिव पूछा गया है, कैसे सुसाध कर सकती है। सेकंड ऑप्शन है, जो बच्चे अरुचि दिखाते हैं उन्हें सजा देकर, क्या सजा देना? सजा देना भी आपका कैसा पॉइंट है? यह एक निगेटिव पॉइंट होता है, यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में दिलचस्प व संवादात्मक बनाकर दोस्तों, ये तो दोस्तों पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन और ऑप्शन हम देखते हैं, पाठ्य पुस्तक के सवालों के उत्तर निर्देशित कर क्या आप उन्हें उत्तर निर्देशित करके सिखाएंगे? तो पॉजिटिव इसमें क्या दिख रहा है? ऑप्शन सी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प व संवादात्मक बनाकर, जिसे आप उन्हें जो सिखाना चाह रही हैं उसे संवाद के जरिए पढ़ाइए, एक बालक दूसरे बालक से आपस में बात करके सीखें, या फिर आप उन्हें खेल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करिए। यह सब कैसे? यह आपके पॉजिटिव शब्द होते हैं। तो यह दोस्तों दिलचस्प व संवादात्मक बनाकर उन्हें सिखा सकते हैं। सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह स्टेटमेंट से संबंधित है, कथन कारक से। सबसे पहले हम सब कथन को समझते हैं। कथन ये है, माध्यमिक स्कूली कक्ष में एक शिक्षिका की प्रमुख भूमिका ज्ञान व स्थानांतरण व विद्यार्थियों के गलत उत्तरों को सही करना है। यह हो गया कथन। अब इसमें जो तर्क दिया गया है, तर्क है, सीखना तथ्यों को अर्जित करने की प्रक्रिया है, तो वेधन व बारंबार अभ्यास से आती है दोस्तों। अब देखिए हमने आपको बताया वेधन बारंबार, तो ये दोस्तों बार बार रटने की प्रक्रिया थोड़ी है, सीखना जो है बार बार रटने की प्रक्रिया थोड़ी है। ऑप्शन आपका तर्क भी गलत हो गया। और जो कथन ए है दोस्तों, माध्यमिक स्कूल में कक्ष में शिक्षक का प्रमुख भूमिका ज्ञान व स्थानांतरण व विद्यार्थियों गलत उत्तरों को सही करना, क्या जो बालक गलत करे आप उसको भी सही करेंगे? तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन दोनों गलत होंगे वही सही होगा। अगले इसका दोस्तों अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन दोनों आपके गलत होंगे, सही होंगे। इसमें जो गलत ऑप्शन हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गलत की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि ए और आर दोनों गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी? इसमें नहीं पूछा गया है, तो कुछ कथन दिए गए हैं। सबसे पहले हम सब कथन को समझते हैं। समकक्षी को समझाना। सेकंड है संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना। थर्ड है मानसिक चित्र व प्रवाह संचित बनाना। ये फिर लास्ट है उदाहरण गए उदाहरण सोचना। सुसाधित नहीं करेगी, या फिर लास्ट है दोस्तों खुद से सवाल कहना। जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है दूसरा तीसरा चौथा सही है। थर्ड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है पहला दूसरा चौथा सही है। थर्ड ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सही है। तो करेक्ट यही हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें करें उदाहरण व गैर उदाहरण सोचना, तो ये सब आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेहा हमेशा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती है ताकि वह खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित कर रही है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक प्रेरणा द्वारा निर्धारित लक्ष्य। सेकंड है दोस्तों सीखने के लक्ष्य। या फिर थर्ड ऑप्शन है महारत लक्ष्य। या फिर लास्ट ऑप्शन है प्रदर्शन लक्ष्य। वह दोस्तों किस प्रकार से लक्ष्य को पाना चाह रही है? तो प्रदर्शन लक्ष्य, वो एक प्रदर्शन कर रही है कि हम उससे ज़्यादा बेहतर पाएँ, बेहतर नंबर लाएँ। तो यह दोस्तों क्या कहलाती है? प्रदर्शन लक्ष्य कहलाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों का सीखना किससे प्रभावित नहीं होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में की जाने वाली गतिविधियों से। सेकंड ऑप्शन है पाठ्यचर्या पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु से। थर्ड है सहकर्मी समूह के साथ अंतःक्रिया। या फिर लास्ट है दोस्तों
एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको। दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से एक समाजवादी रचनावादी कक्षा में बच्चों का सीखना किससे प्रभावित नहीं होगा? तो कक्षा कक्ष में की जाने वाली गतियाँ सीखना प्रभावित ही होगा दोस्तों, यह भी आपका होगा। पाठ्यचर्या पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु इससे होगा ही दोस्तों। सहकर्मी समूह द्वारा अंतःक्रिया, तो करेक्ट आंसर इसमें यही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से, क्या इससे दोस्तों सामाजिक रचनावादी कक्षा को बच्चे जो सीख रहे हैं उस वह प्रभावित होगा? यह नहीं होगा। तो दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बाकी जो अगर हम कोई कक्षा में किसी भी क्लास में कोई भी गतिविधि करा रहे हैं वह उसमें वृद्धि में विकास तो होगा ही नहीं, बालक के वृद्धि में विकास तो होगा ही, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ये सब होते हैं, इसमें नहीं पूछा गया तो नहीं ये है, और गलत के साथ चला जाएगा। यहाँ पे आज हम सब 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके सीडीपी से संबंधित हैं। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों आपको यह बताने का प्रयास किए हैं कि आपके सीटेट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपके पास कोई ऑप्शन आ जाए, कोई पॉइंट आ जाए, तो कैसे आप यह समझ जाएँ कि यह ऑप्शन गलत हो सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक आपके जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। आज की क्लास में समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।